हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सलाम जुले, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो 2-3 दिन पहले मैंने लाइव जर्नी ऑफ माय फादर का पार्ट 1 बनाया था और उसमें आप बहुत लोगों ने कमेंट किया है पार्ट 2 के लिए और उन्हीं कमेंट को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये स्टोरी मेरे से ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, तो आपको भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आपने पार्ट 2 के लिए रिक्वेस्ट किया है बहुत लोगों ने। तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आज हम लेके आए हैं पार्ट 2 और इसमें मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उस स्टोरी को जानने के लिए, क्योंकि जहाँ से स्टोरी खत्म हुआ था मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आगे क्या होने वाला है। और सही में मैंने पापा से उसके बाद पूछा भी नहीं कि क्या है आगे का स्टोरी, बस अभी जो है पापा जो बोलेंगे मैं सुनूंगी और मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता होगा, तो चलिए पापा से पूछते हैं। थैंक यू सो मच बेटी। तो आज मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर भी मैं एक बार लोगों से मैं वो करता हूँ कि मेरा उर्दू हिंदी सही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर मेरे अल्फाज लफ्ज़ों में अगर मिस्टेक हो जाएगा तो लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि मैं नंबरदार रहा था 2 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए नंबरदार रहा था। तो उस वक़्त मैंने जैसे कि आर्मी स्कूल में मैंने क्या-क्या किया था और ये सब हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। और दूसरी बात, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने का कॉल भी आया और मेरे से मिला और बोला भी कि आपने स्किप किया है, काफ़ी वो आपने स्किप की स्टोरी स्किप किया है, क्योंकि जैसे कि मैं एक बिल्कुल एक बढ़िया वो शायर मानता है हमारे कम्युनिटी का, बल्कि लायरिक लिखता हूँ मैं। और उस स्टोरी को भी मतलब लोगों ने बताने के लिए बोला था। तो उसमें आप शायर कैसे बने, और बहुत सारे हम लोगों ने प्रोग्राम ड्रामा वगैरह किए थे। ग्रुप में हमारे ग्रुप था, जो उन दोस्तों ने बोला कि ये काफ़ी आपने ये स्टोरी सब आपने स्किप किया है, मगर फिर भी बहुत लंबा हो जाएगा। अभी शायद मेरे मेरे ख्याल में कम से कम 4 पार्ट लगभग हो जाएगा। फिर भी मैंने वो स्किप करते आया है, मतलब फिर भी ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी वो सब हम थोड़ा ये लास्ट में हम जो छूट गया है वो हम लोगों के उसके हिसाब से है ना, रिस्पॉन्स या कमेंट के हिसाब से हम उसको दोबारा वो करने की हम कोशिश करेंगे। और मेरा काफ़ी गज़ल मेरे लिखा हुआ काफ़ी हिट हो गया है। तो ये कैसे हुआ और उसके साथ मेरे लाइफ का क्या उसका कनेक्शन था, जो मैंने गाना लिखा है, शायरी लिखा है, तो ये सब हम बाद में बताऊंगा। तो उसके बाद फिर मेरा नंबरदार के टाइम पर क्या हुआ, पहले जो नंबरदारों के वक़्त पर ये पंच सरपंच वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो जब मेरा नंबरदार का मुझे बारी मिला तो सरपंच का हमारे उसमें सरपंच का इलेक्शन शुरू हो गया। गांव में एक ही सरपंच था, तो सरपंच का इलेक्शन हो गया। तो सरपंच और एक सरपंच और 5 पंच, गांव में एक ही सरपंच था। तो सरपंच था अब्दुल अली, और उसके बाद फिर पंच था, यही मतलब 4-5 पंच था गांव का, और नंबरदार था। तो उनके साथ मेरा जो है मतलब कम्युनिकेशन सही नहीं रहा, कि उनके साथ मेरा सोच अलग था, उनका सोच अलग था। तो फिर उनके हमारा जो है जब से हम नंबरदार को करने के बाद, जब वो लोग पंच सरपंच बने, अब्दुल अली जो पंच सरपंच वो सरपंच बने, तो उनके उनके साथ मेरा जो है मतभेद शुरू होने लगा। मतलब वो लोग कुछ और चाहते थे, मेरा सोच कुछ और था। तो ये मूसा फाइटर मेरा सबसे करीबी दोस्त था, है ना। मतलब वो इतना वो था, जब उसके घर में कुछ खाना बनता था तो वो मेरे बगैर नहीं खाता था। मेरे घर में कुछ खाना अगर बनाए तो उसके बगैर मैं नहीं खाता था। इतना करीबी दोस्त हुआ करते थे वो। तो उसके बाद वो अब्दुल अली सरपंच था, तो वो नायब सरपंच बने। तो वो उनके गैंग में जो मतलब जो उनके उसमें ज़्यादा वो होने लगा उनमें, है ना, जो उनके इन्वॉल्व होने लगा। फिर मेरा टकराव जो है पंच ये सरपंच लोगों से होता गया। तो फिर लगभग 1.5 साल या 2 साल में नंबरदार रहा। उसी बीच बिल्कुल नहीं बना मैं और
वो पंच सरपंच वाला टीम और मूसा भट्टर नायब सरपंच, वो टीम और मैं अकेला। तो ऐसे-ऐसे एक दिन ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद फिर भी मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम इनकम नहीं था मुझे घर चलाने के लिए। तो मैं किसी के ऊपर वाला घर ख़राब हो गया था, तो मैं किसी के घर पे थोड़ा किराया नहीं था, मतलब ऐसे घर ढूँढ के नीचे बैठा हुआ था। तो मैंने एक टेलर मास्टर लाया अपने एक रोज़गार शुरू करने के लिए। यहाँ टेलर मास्टर, यहाँ मैंने टेलर का दुकान खोला। तो लोगों ने मतलब ये पंच सरपंच वगैरह ये बोलता था कि ये ऐसे करता है, ऐसे नाप लेता है, वैसे नाप लेता है, मतलब मेरे पीछे पड़ना जो है ये लोग शुरू हो गया। तो मैं भी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मैं कहीं किसी जगह में किसी के सामने कभी नहीं झुका है। तो फिर एक एक 2 साल वो, 1 डेढ़ साल वो चला, वो टेलर का दुकान चला। तो उन्होंने फिर उसको भी बंद करवाया मुझे। तो यहाँ यहाँ जो अब्दुल अली सरपंच और यही नायब सरपंच वगैरह और बाकी पंच थे, अभी इसमें से 1-2 तो अभी गुज़र चुके हैं। तो उन लोगों ने वो बोला कि एक कश्मीरी था वो टेलर, तो बोला कि हाँ, हाँ आतंकवादी ला के रखा है, ये करके रखा है, तो उसको भगा दिया। तो किसी बंदे ने मुझे बोला, मेरे पापा, उसी से हमें मेरा घर चलता था थोड़ा बहुत, तो जो है घर चलाने के लिए खर्चा थोड़ा बहुत निकलता था। तो किसी एक बंदे ने मुझे बोला, वो टेलर जो वहाँ अ, उसको यहाँ से भगाने के बाद फिर मेरे पापा काफ़ी रोया मस्जिद में, है ना। तो हमारे यही थोड़ा गुजारा था, अब हम पता नहीं क्या करना है, मतलब इतना हालत। तो मेरा फिर मैं यहाँ से अ, दिल्ली ले गया। स्कर्चन ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ था जो कल्चर के लिए काम करता था। तो हम दिल्ली दिल्ली ले गया। वहाँ हमने एक दो जो कैसेट, जो है उस वक्त कैसेट चलता था जो गाने रिकॉर्ड करने के लिए, तो हमने वहाँ से एक वो बनाया, एल्बम बनाया, मिंदो छागबू और बुगाक्स वगैरह, काफ़ी हिट हो गया था वो। तो उस वक़्त दिल्ली में मैं स्कर्चन के खर्चे पे गया था वहाँ एल्बम बनाने, क्योंकि मेरे शायरी भी करना था और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर का भी काम करता हूँ मैं। तो उसके बाद फिर दिल्ली गया तो वहाँ एक देहरादून का एक फ़ेरोज़ नाम का एक बंदा आया था। वो गाने का बहुत काफ़ी शौक था, फ़ेरोज़ ख़ान, जो आप लोगों ने भी देखा है देहरादून में फ़ेरोज़ ख़ान। तो फ़ेरोज़ ख़ान भी मेरा एक गाना गाने के लिए लाया था, जो ग़ुलाम हुसैन ने वहाँ दिल्ली में लाया था। तो उस वक़्त फिर मैं, मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने उसको पूछा, देखो भाईजान, क्योंकि मेरा अब देखो वहाँ गाँव में एक अच्छा एजुकेशन भी नहीं मिलता है। मेरे 1-2 बच्चे जो है, अगर आप अपने घर में रखेगा, तो मैं उनको उनको आपके पास भेज दूँगा। तो वहाँ से फिर मैंने उनको उन्होंने हाँ बोला, तो मैंने यहाँ से, मेरे जिप्सी काफ़ी पुराना हो चुका था। तो मैंने जिप्सी को, ये करीम गुर्जी नाम का है ना वो, उनको मैंने जिप्सी 40,000 में मैंने बेच दिया। वही 40,000 के साथ मैंने जुलेखा और शब्बीर को मैंने देहरादून भेज दिया फ़ेरोज़ के पास। तो चलो फिर वहाँ उनको भेज दिया। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा पॉलिटिक्स पे आना चाहता हूँ। फिर यहाँ से फिर मैं बीजेपी में था, तो बाकी कांग्रेस और एनसी का बोलबाला था। यहाँ बीजेपी को कितना वोट मिलता था, कभी कभी 50, कभी 30, कभी 20-25। तो यहाँ से एक एक ऐसा दौर आया, लद्दाख में पूरा पार्टी छोड़ दिया सबने, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, सब जो है यहाँ से ख़त्म करके ये थुप्सन सवां जी के इस लीडरशिप में एलयूटीएफ बनाया। लद्दाख लद्दाख यूनियन टेरिटरी फंड जो है वो बनाया लद्दाख में। पूरा पार्टी का ने, छतन नमग्याल मिनिस्टर था, उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया और पूरा इस्तीफ़ा दे के एक अलग पार्टी बना लिया लद्दाख में। तो उस वक़्त फिर रिगजिन जोरा साहब वहाँ लेह से अनकंडीशनल, मतलब बिना इलेक्शन का वहाँ से चुनाव लड़ा, चुनाव कैंडिडेट था। और पेंटू नूरबू साहब वहाँ नुब्रा के लिए कैंडिडेट बना के यहाँ आए थे। तो उस वक़्त भी मैं उसको चीज़ को वैसे नहीं, मतलब नहीं माना मैंने भी,
मैं नहीं माना, तो मैं पेंटू नुरबू के खिलाफ जो है वहाँ फॉर्म भरने के लिए गया। कहाँ? बीजेपी तो ना, पार्टी तो कोई नहीं था, मैंडेट तो कोई नहीं था। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा तो बीडीओ बाकर साहब वहाँ उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर था या प्रेसिडिंग ऑफिसर जो भी है। तो मैंने फार्म लेने के लिए गया, तो पूरा लद्दाख एक हो चुका था। तो बाकर साहब ने बोला, देखो भाई, आप यहाँ फार्म लेने के लिए आया है, इतना आपका हिम्मत का मैं दाद देता हूँ, मगर आपको ना, यहाँ 10 विटनेस चाहिए आपको इंडिपेंडेंट फार्म भरने के लिए, तो आपको वो विटनेस भी नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ लोग फार्म भरना भी नहीं देगा। तो फिर मैं वाकई में वहाँ गया, तो फार्म लिया, तो एक एफिडेविट का ज़रूरत पड़ता था वो इलेक्शन का फॉर्म भरने के लिए। तो वो एफिडेविट का दुकान ही बंद करवाया था मैं, फार्म वहाँ निकालेगा सोच के। फिर यूं टूं करके मुझे 10 वो भी मिल गया, मतलब विटनेस का भी मैंने बंदोबस्त कर लिया था, मगर मुझे एफिडेविट नहीं मिला, तो मुझे वहाँ फॉर्म नहीं भर पाया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर एलयूटीएफ का जो है 2 कैंडिडेट जीत गया। तो आगे चलते चलते आ, जो एलयूटीएफ के उसमें उस पर जीता था, जो रिगजिन जोरा साहब और पेंटू नुरबू, और उन लोगों ने बीच रास्ते में एलयूटीएफ को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तो उस वक़्त जम्मू कश्मीर में उसका मुफ्ती सईद और कांग्रेस का वो था, मिली-जुली सरकार था उसमें जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने कांग्रेस जॉइन कर लिया, और का सुल्तान सवांग साहब और उनके बाकी जो एलयूटीएफ का है, वो उन दोनों में दरार आ गया, तो अलग हो गया। तो उसके बाद फिर रिगजिन जोरा साहब मिनिस्टर बना कांग्रेस का। तो बाकी आ, यहाँ के लोग, देखो वहाँ वक्त के साथ चलता है, कांग्रेस और एनसी का बोलबाला था, इधर बीजेपी का कुछ नहीं था। तो लद्दाख में एलयूटीएफ को छोड़ के कांग्रेस तो आ गया, मगर बीजेपी तब भी नहीं आया। तो उसके बाद होते 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 चलते 5 साल जो है, 5 साल 6 साल निकल गया। तो उस बीच में क्या हुआ फिर, शायद 2008 की बात है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है, वो हम लोगों को हम दिखाएंगे। 2008 की बात है, तो वहाँ फिर दोबारा जो है यहाँ असेंबली इलेक्शन शुरू हुआ। कहाँ? Yeah. मतलब पूरा जेएनके में हुआ। तो यहाँ से फिर अ, छतन नमग्याल जी, वो पहले एनसी का था, वो एलयूटीएफ का कैंडिडेट था, और छेवांग रिगजिन वो कांग्रेस का कैंडिडेट था। और लेह से थुप्तान छेवांग और रिगजिन जोरा के बीच में मुकाबला था। रिगजिन जोरा कांग्रेस का, और थुप्तान छेवांग साहब उसका ये एलयूटीएफ का कैंडिडेट था। तो उस वक़्त फिर मैंने सोचा कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट से नुब्रा में खड़ा हो जाऊँ। बीजेपी के मैंडेट से मैं नुब्रा में मैं फॉर्म भरना चाहता था, मैं भी अपने एमएलए कैंडिडेट में, मगर और तो नहीं मिलना था, मुझे पता था कि क्या होना था। तो उसके बाद फिर अ, यहाँ उस वक़्त ना मोबाइल था, ना लैंडलाइन, कुछ भी नहीं था। यहाँ जो है अभी जो पावर हाउस बना है ना, वहाँ उधर चुलुंखा में, वहाँ एक सिग्नल का कैम्प था, वहाँ से एक वी सेट चलता था। और डिस्ट्रिक्ट परतापुर में जब ब्रिगेड कमांडर के जो ऑफिस के पास में एक वी सेट चलता था, उस वी सेट के थ्रू फ़ोन करता था। जहाँ ले में लैंडलाइन पहुँच गया था, नुब्रा में लैंडलाइन नहीं था। तो फिर वहाँ उसमें कहीं बात करने के लिए, तो वी सेट के ज़रिए हम वहाँ से टेलीफोन हम वो करना चाहते, तो हमने वहाँ उस वक़्त भी वहाँ बीजेपी जम्मू में बीजेपी के लोगों से वो राब्ता करने की कोशिश किया, तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था उनको, है ना, क्योंकि अब क्या है, हमारा पार्टी लेह में हमारा पार्टी का क्या वजूद है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों ने सीधा हमें मैंडेट बेचने से हमें इनकार कर दिया। तो उसके बाद फिर मैं इंडिपेंडेंट जो है, मैंने फॉर्म भर लिया एमएलए का। एमएलए का इंडिपेंडेंट मैंने फॉर्म भर लिया जिस नुब्रा में। तो फिर
शायद उस वक़्त कांग्रेस वालों ने मुझे थोड़ा साथ दिया, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि यहाँ भुगतान-वुगतान कहीं किसी जगह से कुछ वोट कट जाएगा सोच के, उन लोगों को थोड़ा हिमायत तो किया मुझे, मगर मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया अपना कैंपेन के लिए, इधर-उधर थोड़ा बहुत चला मैं, क्योंकि कुछ पैसा-वैसा भी नहीं था, तो इस वक़्त जैसे ज़्यादा चल भी नहीं पाता। तो उस इलेक्शन में मुझे अपने गाँव से टोटल 25 वोट मिले थे मुझे। 25 वोट मिले थे, वो भी हमारे जैसे कि हमारे भांजा, सिस्टर और भाई, तो उन्होंने दिया था। टोटल मिला के मेरा अपना 3-4 वोट मिला के कुल मिला के 25 वोट मुझे ये भुगतान गाँव से ही मिला था। तो जब काउंटिंग हो गया तो यहाँ एक था पीस सोसाइटी और ये पंच, सरपंच, नंबरदार, ये वगैरह-वगैरह सब मिल के मुझे सोशल बायकॉट कर दिया गाँव से। गाँव से सोशल बायकॉट करके इतना अब देखो क्या बताऊँ। मेरे एक भांजा है ना अभी जो मोहम्मद है, उनका एक दुकान था यहाँ इधर, अ, इधर क्या बोलते हैं यहाँ कली पे, हैदर कली पाके उसमें दुकान, एक दुकान था। उसको हैदर को धमकी दे के वो दुकान खाली करके बाहर निकलवाया, और दुकानों से वो करना मतलब सामान देना बंद कर दिया, और यहाँ उधर इधर उधर जाने के लिए गाड़ी में मतलब गाड़ी में नहीं बैठना, मतलब यहाँ भोगांव वाले कोई गाड़ी है मुझे गाड़ी में नहीं उठाएंगे। जब दूर तुक टैक्सी से कोई गाड़ी आते थे तो उसमें हम इधर उधर जाते थे। तो इतना मतलब बहुत हालात बहुत ख़राब हो गया था गाँव में। तो बच्चे आप लोग छोटे छोटे थे, आप लोग डर भी गए, और मिसेस का भी बहुत मतलब काफ़ी वो था। तो अ, उसके बाद फिर मैं सोचा कि वहाँ उस वक़्त था डीसी अंगचुक था, हुंदर वाला है अंगचुक नाम शायद है वो, डिप्टी कमिश्नर था लेह का। और मैं यहाँ से लेह चला गया एप्लीकेशन देने के लिए। तो उस वक़्त एक करगिल नंबर एक न्यूज़पेपर भी चलता था। उसमें भी मैंने पूरा ये जो है यहाँ से जो बायकॉट किया उसका मैंने वहाँ भी न्यूज़पेपर में भी डाला, वहाँ एप्लीकेशन भी दिया। कोई शायद कोई ख़ास असर जो है वो नहीं हुआ। तो फिर मैं लेह में था। तो एक दो स्टोरी जो है ये इसमें हमारे जो व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वक़्त आप लोग यहाँ घर पे बैठे हुए थे। आप लोग घर में तो छोटे-छोटे बच्चे थे, मिसेस अकेले थे। तो अपने रिश्तेदार जो आबिदीन जो हमारा जो आप लोगों का जो चचेरा भाई है, वो और वो चंगमर का जो अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है शब्बीर, उन दोनों को घर में यहाँ साथी के लिए ना वो डर के उनको घर में यहाँ रखे हुए थे। तो फिर वहाँ से ये पीस सोसाइटी वाले आए, यूथ वाले आए, नहीं 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 तुम इनके लिए साथी के लिए यहाँ नहीं बैठेगा, तो 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना लगाएगा, बाहर निकलो के दरवाजे से उन दोनों को यहाँ से निकाल कर ले गया। तो उसके बाद होना ही था, क्योंकि पूरा गांव वाले खरा हो चुके थे। तो डर गया, मम्मी बहुत डर गया कि अब पता नहीं, अब ये भी दो लड़के थे इधर हमारे साथी के लिए, अब पता नहीं रात को आके कोई घर पे अटैक ना करे, कुछ ना करे। तो सोने की हिम्मत नहीं हुई घर में। तो पूरा बच्चों को पीठ पे उठा के रात को 3-4 दरवाजे पे गया, हमसाए उनके दरवाजे पे दरवाजे पे किया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि उनको डर था कि गाँव वाले जुर्माना लगाएगा, ये करेगा वो। तो उन लोगों को डर था, तो कोई मतलब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, किसी ने नहीं रखा उनको, है ना। तो एक जो गिरफ्त का लेबर है, जो ये कचू हैदर नाम का है, आप लोग मिलते हैं इधर उधर। तो उसके दरवाजे पर पहुंचा, तो उसको घर में रखने की हिम्मत उसको भी नहीं हुआ। वो सोचा कि हम घर में नहीं रखेंगे। तो उसने क्या बोला कि आप हम घर के अंदर तो हम नहीं रख सकते, आप लोग हम सीढ़ी लगाते हैं, आप लोग छत पे सो जाओ। मगर सुबह होने से पहले जो सुबह
दिन उजाला होने से पहले जो है आप जाके अपने घर में चले जाओ। फिर मैं वो लोग मतलब सुबह होने से पहले मैं आप लोगों को नीचे कम से कम, शायद मम्मी को पता होगा, आप पूछो, शायद 3-4 दिन जो है उसने ऐसे जो है छत पे तुम लोगों को सुलाया। तो काफ़ी ये हालात था, काफ़ी तकलीफ थी उनको। तो ऐसे में बहुत, तो फिर दुकानों से सामान भी नहीं दे रहा था। तो ये मुझे कहना, पहले मैंने आपको बोला था कि मुझे उसमें, चलो ये पॉलिटिक्स वाले उसमें साथ देना कोई बड़ी बात नहीं था। पॉलिटिक्स वालों ने जितना हो सके जो किया तो जो सो किया। उसमें जो हमारे मस्जिद के मौलवियाँ हैं, जो इमाम वगैरह है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के साथ दिया। तो एक दिन फिर ये एक बोला था कि मम्मी को पता चला था कि एक जुमे की नमाज के, हमारे यहाँ एक गांव में एक पुराने ज़माने में एक रिवाज चलते आता है, अगर कोई गांव के खिलाफ, गांव के लिए कुछ उल्टा सीधा करेगा तो मस्जिद में जुमे के नमाज पर रब चोत, जैसे कि रब चोत बोलता है उसको, जैसे कि नस्ल ख़त्म हो जाए, एक बददुआ करने का एक वो आता था, सिस्टम चलता है। वो थोड़ा बहुत अभी चलता है कि हाँ वहाँ रब चोत लगाना चाहिए। वो जैसे कि मस्जिद में मौलवी बोलेगा कि रब चोत, और मतलब पूरा नस्ल ख़त्म हो, शादियाँ एक, हो। हाँ, ऐसे एक बददुआ। वो मम्मी को पता चला कि मेले में था, तो मम्मी को पता चला कि इस जुमे पर ये होने वाला है, किसके लिए, मेरे लिए वो बददुआ करने वाला है। मम्मी तो ज़्यादा धार्मिक है, तो आपको अभी भी पता है, वो छोटे छोटे मतलब इस पे काफ़ी शक करता है। तो वो यहाँ, अब नाम मैं नहीं बताऊंगा, मस्जिद के इमाम के पास गया था। तो मेहरबानी, जो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे देहरादून में है, अब मम्मी को यही लगा था कि आप ये लोग रब छुत अगर बोलेगा तो बस बाकी तुम लोग सब मर जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। मम्मी को यही वो था, मतलब ये इतना वो था, और मुझे तो इतना वो नहीं था। तो मम्मी चला गया इमाम के पास। इमाम के पास जाके बोला, वहाँ जाके रोया, प्लीज़ मेरा, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे अभी वहाँ देहरादून में है, मेहरबानी कल जुमे की नमाज के बाद अब वो मस्जिद में ऐसे बददुआ करने वाले हैं हमारे लिए, तो मेहरबानी हाथ जोड़ा, ये मत कर लीजिए। तो उसने क्या बोला, रिहर्सल किया उसके सामने, मम्मी के सामने, हम ऐसे रबछत लगाना है, हम ऐसे हम दुआ करना है। मम्मी के पांव तले जमीन खिसक गया था उनका, है ना। उसने मतलब ज्यादा उसको वो कराया था, दबाव डाला था कि हाँ मम्मी को, कि हमने ऐसे ऐसे मतलब जो मस्जिद में वो बोलना है उससे बढ़ चढ़ के हम उसने हाथ उठा के मम्मी को बोला था कि हम ऐसे रबछत लगाना है, वैसे रबछत लगाना है। तो यार ये देखो कि आ, मुझे तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कारो बयान। इकबाल अलैहिर्रहमा का शेर है कि ये इंसान जो है वो दर्द दिल के लिए, एक दूसरे के लिए, रहम के लिए बनाया है, कि इबादत करने के लिए वो जो लाखों फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला को इबादत करने वालों की कमी नहीं है। तो इसके साथ में एक और वाक़या जोड़ता हूँ। फिर क्या हुआ, फिर मेरा जो बाकी रिश्तेदार थे, जो मेरे भांजे थे, भाई थे, वो लोग को क्या मजबूर था, उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना लेके मस्जिद में माफ़ी मांगने के लिए गया, वहाँ मस्जिद के दरवाजे पर। तो वो भी बोला कि हम माफ़ नहीं करेंगे तुम लोगों को। फिर अब कुछ रिश्तेदारों ने प्रेशर लगाया तो माफ़ कर दिया। तो 5-5 हज़ार रुपये दे के वो हमारे भांजा भाई वगैरह को, जो 25 वोट मेरी मुझे दिया था ना, उनको माफ़ करा के मस्जिद में आने दिया था उनको। तो मैंने तो माफ़ी नहीं मांगा साहब, मैं मांगना भी नहीं था मैं, क्योंकि देखो ये बेटी, मैं इस बीच में मैं एक बात बता के फिर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं ले में था उस वक़्त, तो एक आप जो है गिरावट का हद देखिए आप। मैं ले में था, तो वहाँ एसएनएम हॉस्पिटल के आस-पास पहुँच गया मैं। तो फिर हमारे गाँव वाला एक लड़की जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो उनको शायद एक मंडे निकल गया था। उस वक़्त वो ब्लड बैंक नहीं होता था, मतलब जमा करके रखने के लिए ब्लड बैंक नहीं होता था। तो उनको एक ऑपरेशन कराना था, तो
वो परेशान था, अब मैं नाम नहीं बताऊँगा, तो परेशान था, तो फिर बोला कि नहीं, एक ए पॉज़िटिव खून नहीं मिला। मैं खुद काफ़ी टेंशन में था, तब भी मैंने सोचा यार देखो ये तो नेक काम है। फिर मैंने खून दे दिया उनको, एक पॉइंट खून दे दिया। तो वो खून दे के फिर मैं चला गया, फिर वो बंदा ठीक होके गाँव में पहुँच गया था। तो लोगों को पता चला था कि उनसे खून लिया है। किससे? आपसे। मेरे से खून लिया है। तो उनको 10,000 रुपये जुर्माना लगवाया था। इससे खून क्यों क्यों लिया? अब देखो मैं ऐसा मतलब देखो ये गंदा आदमी, ये आरएसएस, बीजेपी, है ना? इतना गंदा आदमी। तो अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है बेटी, मैं एक बात आपको, क्योंकि आप नेक्स्ट में अभी और 2-3 पार्ट हो जाएगा अभी और। तो शायद किसी ने कमेंट में भी लिखा था, क्या? शायद बाद में डिलीट भी कर दिया कि आप सबसे बदनसीब बाप है ना? तो आपकी बेटियों को एबीसी का पता नहीं है। तो मैं जनाब आप मैं बिल्कुल मैं नाराज़ तो बिल्कुल नहीं हुआ आपने ये लिखा है। मैं सोच रहा हूँ कि शायद आपको मज़हब का एबीसी का शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि मज़हब का एबीसी क्या है और एबीसी डी एफ ई एच जी क्या है। तो मज़हब का एबीसी तो मैंने अपने बच्चों को ज़रूर सिखाया है। तो ये आप गलत, शायद एबीसी डी एफ जी एच आ जाए, उसमें थोड़ा कमी है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, वो मैंने सिखाया है। मेरे बच्चे किसी का 1 रुपया नहीं खाएंगे हक, वो मैंने सिखा रखा है। तो इंसान को इबादत करने के लिए अपने आप को पाक साफ होना चाहिए। पाक साफ की ये सफाई नहीं तो अपने पर किसी का हक नहीं होना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी हर किसी पे रहम होना चाहिए। कि आप लोगों का एक बात मुझे बहुत पसंद है कि अगर किसी रास्ते पे चलते हुए अगर एक कुत्ते को गाड़ी लग गया है तो इंसान की बात छोड़ो, तो उसको उस पर आप लोग आंसू बहाते हैं। ये रहम तो सबसे बड़ा चीज़ है ये। तो एबीसी अगर इंसान अगर पाक हो, तो इंसान अगर बेदाग हो, इंसान रहमदिल हो, इंसान दिल साफ हो, इंसान का किसी को धोखा जुल्म ना करे, तो उसके बाद फिर ABCDFG, फिर उसके बाद नमाज रोज़ा हज वगैरह आता है। तो मैंने एबीसी तो आप लोगों को ज़रूर सिखाया है। तो ये लंबा हो जाएगा। तो एक बात उसमें ये है कि मैं भी अब देखो दीनी तालीम थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, मैं आलिम की बात तो नहीं करूँगा, मैं आलिम नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला ने एक ताकीद, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद करके फरमाया है कि अ, हर कोई गलती हम माफ़ करेंगे, आप लोगों को तौबा से हम कबूल कर लेंगे, और जो भी हो इन्नल्लाह गफूर रहीम, ऊपर वाला रहम करने वाला है। सिर्फ 2 चीज़ हम आपको नहीं, मैं नहीं माफ़ कर सकता। एक हक़ुन्नास, जो किसी का हक हो, दूसरा किसी पर जुल्म किया हो, है ना? तो वो जब अल्लाह ताला को अख्तियार नहीं है वो माफ़ करने के लिए, जब तक मैंने कुछ आपको आपका कुछ मैंने खाया है तो आपसे ही माफ़ी लेना पड़ेगा। अल्लाह ताला को इसमें वो नहीं है। अगर आपको मैंने कुछ जुल्म किया है, आपको कुछ सताया है, तो आपसे ही माफ़ी मांगना पड़ेगा। अल्लाह ताला, हाँ, उसको माफ़ नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारे गलतियां हैं, जैसे कि हम देखो ये हम गलती कर जो करते हैं वो अल्लाह ताला हम पछतावा होने से नसूह, तौबतन नसूह, नसूह को माफ़ कर दिया, तो ये अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पे हम वो करता हूँ। तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि आजकल के लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है सुनने के लिए। तो अभी आने वाले जो पार्ट 3 है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और ज्वाइन बटन को भी आप दबाए तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और बहुत अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और अगर आप चाहते हो कि पार्ट 3 भी आए, आगे जो हमारी लाइफ में क्या हुआ, हमारी फैमिली ने कितना स्ट्रगल किया, अगर वो जानना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं पार्ट 3।
और बहुत स्ट्रगल किया है मेरी फैमिली ने, मेरे मम्मी-पापा ने बहुत कुछ झेला है, तभी आप आज जो है हम शांति से आराम से बैठ के खा पी रहे हैं। तो स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, बहुत चीज़ें। तो हमने बहुत चीज़ें खोए हैं, तो आगे क्या-क्या होने वाला है उस चीज़ के लिए आप कमेंट करिए और हम पार्ट 3 भी जल्द लाएँगे। और इसी के साथ-साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।